140 करोड़ के देश को टाइम बाउंड वे में पूरा वैक्सीन लगा देना ये कम उपलब्धि नहीं है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में भारत सरकार करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए पुरानी सरकार की जो उधार लिए हुए थे उस पे ब्याज दे रही है। सरसों के तेल में किसी भी तरह की कोई मिलावट अब अलाउ नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो आम जनता को समझनी चाहिए कि 200 रुपए का अगर आपको तेल मिल रहा है तो उसका कितना हिस्सा किसान तक जा रहा है। अगर आपको वापस 100 रुपए का तेल चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें किसान को मात्र 30 रुपए देने होंगे। क्या हम इस देश में किसान का हक मारने को तैयार हैं? सवाल ये है। अगर लोगों को ये लगता है कि उनको आजादी नहीं है बोलने की, तो भाई वो उस देश में चले जाएं जहां उनको आजादी मिलती है, यहां से ज्यादा। आप देख रहे हैं लॉ स्ट्रीट भारत और मैं हूं आपके साथ शिप्रा शर्मा। मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और इस 8 सालों में सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर एक विफल सरकार घोषित कर रहा है मोदी सरकार को। इस पूरे जो 8 सालों का लेखा जोखा है वो आज हमारे साथ बताने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। जाने माने अर्थशास्त्री, सुप्रीम कोर्ट के वकील विजय सरदाना जी। मैं विजय जी के बारे में आपको बता दूं कि न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि पिछले 20 सालों से उनका जो अनुभव है सरकार के कामों में और आर्थिक मसलों पे जो उनकी सलाह है और उनकी जो बारीक नज़र है वो लगातार रही है। तो एक निष्पक्ष रूप से हमारे सवालों के जवाबों की उम्मीद करेंगे। विजय सर, सफलता या नाकामी 8 साल कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले सफलता और नाकामी को नापने से पहले चुनौती को समझना जरूरी है। हिंदुस्तान की आबादी करीब 140 करोड़ है और अगर हम ये देखते हैं कि पिछले सालों में 8 साल में खासकर ये देश कैसे चला, तो हमें ये समझना होगा कि 140 करोड़ के देश में जिस तरह से पहले किसानों की आत्महत्याएं होती थी उनमें कमी आई है, जिस तरह से इस देश में आर्थिक स्थिति थी उसमें बदलाव आया है, जिस तरह से इस देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो हम सब ने देखा है। 140 करोड़ के देश को टाइम बाउंड वे में पूरा वैक्सीन लगा देना ये कम उपलब्धि नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर गांव के करीब हमारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच गया, ये कम उपलब्धि नहीं है। कुल मिला के अगर ये कहें कि हाँ, तरक्की तो हुई है, देश में सुधार हुआ है, आम आदमी तक बहुत सारी सुविधाएं पहुंची हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि सब कुछ सुधर गया और कोई कमी नहीं है, ये बात भी सही नहीं। तरक्की तो हुई है, लेकिन अगर आर्थिक जो मोर्चा है उसमें जो आम जनता समझ पा रही है, महंगाई बढ़ गई है। एक छोटी सी चीज, एक सरसों का तेल ही अगर हम ले ले, सर देसी घी के भाव में खरीदा जा रहा है। इतनी महंगाई, एक गरीब के घर पे भी सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो महंगाई इस पर क्या कहें? बहुत अच्छा सवाल आपका है कि सरसों का तेल करीब 200 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सरसों का तेल जिन सरसों के बीज से निकलता है, आज उसका दाम किसान को 80 से 90 रुपए किलो मिल रहा है, जो करीब पहले 30-35 रुपए मिलता था। तो जब आप किसानों को अच्छे रेट देंगे और रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उससे जो निकलने वाला प्रोडक्ट है उसके दाम भी बढ़ेंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर अगर 200 रुपए दे रहा है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि पहले इस देश में जितना सरसों का तेल बिकता था उसकी 1/3 ही सरसों इस देश में पैदा होती थी। मतलब ज्यादातर जो सरसों का तेल था वो मिलावटी था। आपका कहने का मतलब है कि शुद्धता हुई है तो शुद्धता के पैसे हैं। ये देखिए, निश्चित रूप से जब मैं कह रहा हूं कि किसान को आज 80-90 रुपए किलो सरसों के दाम मिल रहे हैं मंडियों में, और 1 किलो सरसों में करीब आपका 35 से 40% तेल होता है, तो 1 किलो सरसों का तेल बनाने में आपको करीब 3-3.5 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। तो जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो फिनिश गुड्स के तो दाम बढ़ेंगे ही। प्लस भारत सरकार ने मिलावट पे बैन लगा दिया है कि किसी भी तरह के सरसों के तेल में किसी भी तरह की कोई मिलावट अब अलाउ नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो आम जनता को समझनी चाहिए कि 200 रुपए का अगर आपको तेल मिल रहा है तो उसका कितना हिस्सा किसान तक जा रहा है। अगर आपको वापस 100 रुपए का तेल चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें किसान को मात्र 30 रुपए देने होंगे। क्या हम इस देश में किसान का हक मारने को तैयार हैं? सवाल ये है।
तो मतलब एक तो आपका स्वास्थ्य, कोई मिलावट नहीं है उसमें, और दूसरी चीज़ है कि किसानों के जेब में अब पैसा जा रहा है। सर, एक रसोई गैस का भी मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। हम कह लें कि उज्ज्वला, ग्रामीण उज्ज्वला योजना जो सरकार की थी, ये एक तरीके से गेम चेंजर हुआ है ग्रामीण इलाकों में, घर घर में जो मोदी ने सिलेंडर गैस तक की जो सुविधाएं हैं। लेकिन अब इसके महंगे होने पर भी अब जो है आरोप लग रहे हैं सरकार पे कि महंगाई बढ़ी है। इस पे क्या कहें? देखिए, जब हम रसोई गैस की बात करते हैं या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं, अक्सर जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, मतलब आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाता है, आपका डीजल आ जाता है, आपका बाकी जो नेचुरल गैसेस हैं जो हम आयात करते हैं। इस देश की 80% ऊर्जा की ज़रूरत आयातित ऊर्जा पे है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे को उसका रेट देना पड़ेगा। अब दो ही तरीके हैं, या तो हम, जो पिछली यूपीए की सरकार थी, उनके पास जब तेल खरीदने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने पेट्रो बॉन्ड इशू कर दिए कि हम आपको अभी बॉन्ड दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते, बॉन्ड के भरोसे। मतलब भारत सरकार ने सिर्फ गारंटी दी थी कि आप बैंक से पैसा लीजिए, और जो बैंक पैसा देगा पेट्रोल खरीदने के लिए, उसको अगली सरकारें, आने वाली सरकारें उसका भुगतान करेंगी। हम भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार का बॉन्ड था, इसलिए बैंकों ने वो पैसा दे दिया, क्योंकि सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। अब अगर स्थिति ये है कि या तो जो यूजर है एनर्जी के, जो लोग एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो वो पैसा दें या सरकार कहीं से उधार लेके पैसा दे। जब भी आप उधार लेके पैसा देंगे तो किसी ना किसी को तो चुकाना होगा। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में भारत सरकार करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए पुरानी सरकार की जो उधार लिए हुए थे उस पे ब्याज दे रही है। आप इस बात को समझिए कि आज भी भारत का जो बजट है उसका 25%, 20 से 25% सिर्फ पिछली सरकारों ने जो उधार लिया था उसके ब्याज की भरपाई में जा रहा है। सरकार जो है वो पिछली सरकारों का किया भुगत रही है। निश्चित रूप से देखिए, इकोनॉमी या देश या सरकारें एक कंटिन्यूटी में चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जब यूपीए की सरकार ने जो गलतियां करी या कमिटमेंट करे, आने वाली सरकारें कह दें कि हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम बिल्कुल हर चीज नए सिरे से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता है। किसी भी राष्ट्र में एक कंटिन्यूटी होती है। पुरानी सरकारों ने कुछ फैसले लिए, उसको आने वाली सरकारों को निभाना पड़ता है। उसकी कीमत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों ने जो डिसीजन लिए, कानून बनाए, हम उनको नहीं मानेंगे। तो ये एक डेमोक्रेसी का चैलेंज है। आबादी हमारी बढ़ रही है, इस देश की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लोगों का एस्पिरेशन बढ़ रहा है, हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन संसाधन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जिस रफ्तार से बढ़ने चाहिए, ताकि हम और सब्सिडी दे सकें। आप इस बात को मानिए कि जिस देश में मात्र 1.5-2 करोड़ लोग टैक्स देते हो, इनकम टैक्स, और वहां 60 करोड़ लोगों को सब्सिडी चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? लगातार आबादी बढ़ रही है लेकिन संसाधन जो है वो सीमित है। सर, ये तो हुई मिडिल क्लास की बात, एक आम आदमी की बात, लेकिन उद्योगपतियों की भी बात करें, लगातार देश छोड़ रहे हैं देश के उद्योगपति, कारण? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत लोग पूछते हैं कि देश का उद्योगपति देश क्यों छोड़ रहा है। देखिए, हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका टैक्स लेवल, पर्सनल टैक्स बहुत कम है। जो लोग देश छोड़ रहे हैं, जो उद्योगपति देश छोड़ रहे हैं, ये भी आप समझिए कि वो अपना बिजनेस बंद करके नहीं छोड़ रहे हैं, वो खुद अपने आप को लोकेट कर रहे हैं उन देशों में जहां पे पर्सनल टैक्स कम है। मतलब वो भारत सरकार से या भारत में या दुनिया में जितना मुनाफा कमाते हैं, जितनी उनकी पर्सनल आय है, उसमें कम से कम टैक्स कैसे लगे, इसका प्लानिंग के आधार पे, उस एडवाइजरी के आधार पे वो अपना लोकेशन बदलते हैं। लेकिन उन्हीं व्यापारियों से अगर आप ये पूछेंगे कि क्या भारत इतना खराब था तो आपने व्यापार क्यों नहीं बंद किया, लेकिन आप फैक्ट्रियां बंद करके नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्रियां आपकी चल रही हैं। तो ये कहना कि व्यापारी बाहर जा रहा है क्योंकि भारत का माहौल गलत है, मैं इस बात को नहीं मानता। वो पर्सनल टैक्स प्लानिंग के लिए जरूर बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनके बिजनेसेस, उनकी फैक्ट्रीज आज भी इस देश में चल रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। सर, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? 45 सालों में सबसे चरम पर है बेरोजगारी देश की। देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि इस देश में हर साल करीब हम 125 करोड़ की आबादी जोड़ देते हैं। हर साल 125 करोड़ जॉब क्रिएट करना सरकार के द्वारा पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए जब हम कहते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं आप अपने आप को आप उद्यमी बनाइए, आप रोजगार देने वाले बनिए, रोजगार मांगने वाले मत बनिए, तो इसका मतलब ये है कि सरकारें अगर हर इंसान को अगर वो नौकरी देना शुरू कर दें, तो जो हम कहते थे कि भारत सरकार इतनी बड़ी है, इतना महंगा है, इतनी ब्यूरोक्रेसी है, इतना रेड टेप है, इतना सरकार पे खर्चा क्यों होता है, तो जितने लोग सरकारी नौकरी पे जाएंगे उनकी तनख्वाह की भरपाई भी इस देश की जनता को ही करनी होगी। लेकिन अगर आप सब लोगों को सरकारी नौकरी देंगे तो वो करेंगे क्या? क्योंकि दूसरी तरफ आप बहुत तेजी से हर चीज को डिजिटाइज कर रहे हैं। आज भारत सरकार की करीब 301 ऐसी सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। क्योंकि पहले जब आदमी काम करते थे, इस देश की जनता परेशान होती थी, करप्शन होता था, स्लो सिस्टम था, डिफेक्टिव आउटपुट था, अनटाइमली आउटपुट था। तो जब आप बदलाव लाते हैं तो निश्चित रूप से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है, रोजगार का स्ट्रक्चर बदलता है। तो इसीलिए जो हम स्वावलंबी भारत या आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसमें इस देश के नागरिकों को भी ये सोचना होगा कि आपको अब आत्मनिर्भर रोजगार की तरफ जाना होगा, ना कि सरकारी नौकरी की तरफ। सर बिल्कुल, अब आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लगातार जनता को बोलते आए हैं। सर आप लॉयर भी हैं, और जो एक बात और ज़्यादा इस सरकार के लिए निकल कर आ रही है वो है लोगों को अब बोलने से डर लगने लगा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सरकारें बोलने का हक छीन रही हैं। आप और हम सरकार को कितना क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे तो आज तक किसी ने फोन करके नहीं कहा कि आप सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, या कौन सा ऐसा टीवी चैनल है जिसको भारत सरकार ने ये कह के बंद कर दिया कि आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको हमने ये कह दिया कि आप बंद करिए क्योंकि आपने सरकार के खिलाफ बात की। कहने का मतलब ये है कि हाँ, अगर लोगों को ये लगता है कि उनको आज़ादी नहीं है बोलने की, तो भाई वो उस देश में चले जाएं जहां उनको आज़ादी मिलती है यहाँ से ज़्यादा। इनफैक्ट भारत के प्रधानमंत्री को तो ये भी कहना है कि जितना हम यहाँ बोल रहे हैं आज, शायद दुनिया में कोई नहीं बोल रहा। जितना हमारे यहाँ डेटा कंजम्पशन है, यूट्यूबर्स हैं, जितना हमारे यहाँ फ्रीडम है, सोशल मीडिया पे आप क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? हाँ, अगर आप हिंदुस्तान की गरिमा के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करेंगे, अगर आप इस देश की अखंडता के खिलाफ बोलेंगे, आप इस देश के खिलाफ दुश्मनों के हक में बोलेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे गद्दारों पे पाबंदी लगनी चाहिए। क्योंकि आप इस देश में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, और ये एक नैतिक जिम्मेवारी है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्यादाएं लांघ जाएं, आप इस देश की संस्कृति को सम्मान ना करें, आप इस देश की जनसंख्या का सम्मान ना करें, आप इस देश के कानून व्यवस्था का सम्मान ना करें। तो बोलने की आज़ादी नहीं की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान भी ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस राष्ट्रहित में है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रहित का सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पर आज हमने बात करी उन चीज़ों की या उन मुद्दों की जिस पर सरकार की नाकामी या उनकी उपलब्धि पर लगातार मीडिया में चर्चा हो रही है। न सिर्फ बात की बल्कि उनकी बारीकियों को भी विजय सर ने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया। लॉ स्ट्रीट भारत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।